Dear student, welcome to Biome Tutor classes. In this video lecture, we are going to discuss CAM pathway. अभी तक हमने देखा कि जो CO2 फिक्सेशन है, CO2 फिक्सेशन में दो टाइप्स हम पढ़ चुके हैं. नॉर्मल C3 पाथवे हम डिस्कस कर चुके हैं. उसमें ऑक्सीजनेज एक्टिविटी के कारण कुछ इशू आ रहा था, फोटो रेस्पिरेशन वहाँ पे हो रहा था, उसके कारण वहाँ पे C4 प्लांट का एवोल्यूशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं. उसकी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी सारे वीडियो लेक्चर्स की. कैम पाथवे जो हैं एक डिफरेंट टाइप के प्लांट्स इवॉल्व हुए जिनमें प्रॉब्लम जो है वो टाइमिंग को लेके था. अब वो क्या इशू था वो हम देखेंगे. तो थोड़ा सा अगर इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को देखा जाए तो एक वैज्ञानिक हुए हैं रैनसन, जिन्होंने कैम टर्म सबसे पहले दिया. कैम जो टर्म इवॉल्व हुआ है वो इवॉल्व हुआ है क्रेजुलेसी एसिड मेटाबॉलिज्म वर्ड से, क्योंकि क्रेजुलेसी फैमिली में सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया गया, स्टडी किया गया. इसमें जो है वो एसिड फॉर्मेशन हो रहा है और मेटाबॉलिक CO2 जो है यहाँ पे आगे जो है वो ग्लूकोज फॉर्मेशन में यूज हो रही है. तो इस कारण क्रेजुलेसी एसिड मेटाबॉलिज्म टर्म्स यहाँ से कॉइन की गई रैनसन के द्वारा. क्रेजुलेसी फैमिली में जैसे ब्रायोफिल्म वगैरह हैं, ये सब आते हैं. ऐसा नहीं है कि ये पाथवे सिर्फ क्रेजुलेसी फैमिली में ही पाया जाता है. क्रेजुलेसी फैमिली के अलावा कैक्टेसी, ऑर्किडेसी फैमिली में भी कैम पाथवे आपको देखने को मिलेगा. एक्चुअली ये एक कार्बन कंसंट्रेशन मैकेनिज्म है. अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो जो भी प्लांट कैम पाथवे परफॉर्म करते हैं वो यूजुअली हॉट एंड ड्राई कंडीशन में पाए जाते हैं. टेम्परेचर जो है, अब ये जो हॉट एंड ड्राई कंडीशन के प्लांट हैं यहाँ की अगर मैं जनरल सिचुएशंस को देखूं तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है, वाटर कंसंट्रेशन जो है वो कम रहती है और रोबिस्को के आसपास CO2 जो कंसंट्रेशन है दिन के टाइम में, डे टाइम में वो कम रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोमेटा पाए जाते हैं राइट डे टाइम में ये सिचुएशन यहाँ पे रहती है. तो इस कारण यहाँ पे जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो संकन मतलब अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं और स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं, जो रात के वक्त ओपन होते हैं लेकिन दिन के वक्त वो क्लोज रहते हैं. यहाँ पे इस समस्या को सॉल्व करने के लिए टेम्पोरल CO2 फिक्सेशन पाया जाता है. मतलब दो डिफरेंट टाइमिंग पे CO2 फिक्सेशन हो रहा है, इसको टेम्पोरल CO2 फिक्सेशन कहते हैं. अब इस समस्या को सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम ये देखें कि भाई ये जो कैम प्लांट हैं यहाँ पे मेन इश्यू क्या था. देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे जो इशू है वो टाइमिंग का है, क्योंकि बिना स्टोमेटा के तो गैस जो है अंदर आ नहीं सकती. तो यहाँ पे जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन होते हैं नाइट, वो ओपन होंगे इन नाइट. अब इसका मतलब स्टोमेटा अगर ओपन नाइट को होंगे तो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 अवेलेबल होगी इन नाइट. फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए और ये CO2 अवेलेबल सिर्फ नाइट को हो सकती है मेनली, क्योंकि बाहर से CO2 को लिया जाता है, एटमॉस्फेरिक CO2 को. लेकिन यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन है वो तो दिन में होती है. अगर हम लाइट रिएक्शन को देखें तो लाइट रिएक्शन अकर इन लाइट, और यहाँ पे जब लाइट रिएक्शन लाइट में होगी तो लाइट तो डे टाइम में आती है. तो लाइट का मतलब यहाँ पे मैं डे टाइम की बात कर रहा हूँ. तो यहाँ पे होगा क्या, ATP लाइट रिएक्शन में बनता क्या है, ATP एंड NADPH फॉर्म इन डे टाइम.
अब लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं जिसमें ATP एंड NADPH हैं, ये भी डे टाइम में बन रहे हैं। अब ग्लूकोज बनाने के लिए ATP एंड NADPH के अलावा जो तीसरा मेन कंपाउंड होता है वो CO2 होता है, लेकिन वो तो डे टाइम में अवेलेबल नहीं है, वो तो नाइट को ही अवेलेबल हो सकती है। तो इस समस्या को अब सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि दोनों की टाइमिंग अलग अलग है। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट डे टाइम में अवेलेबल है, लेकिन जो केल्विन साइकिल के लिए CO2 चाहिए ATP एंड NADPH के अलावा वो नाइट को अवेलेबल है। तो इसीलिए इस समस्या को सॉल्व करने के लिए दो डिफरेंट टाइमिंग्स पे जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, इन टाइमिंग के कारण यहाँ पे कैम पाथवे का एवोल्यूशन हुआ है। इसका मतलब कि हमने एक ऐसी मैकेनिज्म डेवलप की प्लांट ने जहाँ पे इन दोनों टाइमिंग इश्यू को सॉल्व किया जाए। अब देखिए क्या किया इन प्लांट्स ने कि रात को जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो उन्होंने CO2 को एसिड के रूप में स्टोर करके रख लिया, और दिन के वक्त जब ATP एंड NADPH बनेंगे लाइट रिएक्शन से तो उस टाइम वो एसिड से CO2 को रिलीज करेंगे और इस तरीके से आगे फोटोसिंथेसिस होगा। इसका मतलब कि जो टाइमिंग का इश्यू हो रहा था उस टाइमिंग के इश्यू को इन्होंने इस तरीके से सॉल्व किया। अब इसकी अगर थोड़ी सी हम मैकेनिज्म को देखें कि भाई ये किस तरीके से ये मैकेनिज्म हो रही है, तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है, और यहाँ पे हम मैकेनिज्म से इसको समझेंगे कि किस तरीके से ये हो रहा है। देखिए ये जो स्टोमेटा हैं ये अभी ओपन है, इसका मतलब ये टाइमिंग नाइट वाला है, क्योंकि ये स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं, और यहाँ स्टोमेटा क्लोज है, इसका मतलब ये डे टाइम है। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए। दूसरा चीज़ ये कि जब नाइट टाइम होगा तो यहाँ पे स्टोमेटा ओपन है, और स्टोमेटा जब ओपन होंगे तो CO2 अंदर जाएगी, तो CO2 इन साइड। तो CO2 जब अंदर जाएगी तो ये जो CO2 है ये करती क्या है, जैसे ही ये रात के वक्त सेल के अंदर जाएगी तो यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है। पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, और इस एंजाइम को कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, राइट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये एंजाइम CO2 की रिएक्शन करवा देता है, किसके साथ, वाटर के साथ, और वहाँ पे H2CO3 बनता है, और ये H2CO3 H+ एंड SCO3- में टूट जाता है। ये जो SCO3- होता है, बाइकार्बोनेट आयन होता है, ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट PEP, ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के साथ रिएक्ट करता है, और यहाँ पे जो एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है इस एंजाइम को हम बोलते हैं पेप कार्बोक्सिलेज या पेपकेज एंजाइम। ये बहुत ही मेन रेगुलेटरी एंजाइम है। किस तरीके से ये आगे रेगुलेशन कर रहा है वो आगे हम देखेंगे। ये जो पेपकेज एंजाइम है ये क्या करता है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज कर देता है, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट PI के रूप में निकल जाती है। PI मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और यहाँ पे एक 4 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसको कहते हैं ऑक्जेलो एसीटेट या ऑक्जेलो एसीटिक एसिड, OAA, राइट। ये जो OAA है इसके अंदर कार्बन की संख्या 4 होती है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट हम जानते ही हैं इसके अंदर कार्बन की संख्या होती है 3, और 1 कार्बन आया है बाइकार्बोनेट से। तो इस तरीके से रिएक्शन के अंदर 4 कार्बन थे, और वो 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसीटेट या OAA बनाते हैं। ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है, ये ऑक्जेलो एसीटेट NAD मैलेट डिहाइड्रोजनेज, यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, और उस एंजाइम का नाम है NAD मैलेट डिहाइड्रोजनेज, NADMDH मैलेट डिहाइड्रोजनेज। M मीन्स मैलेट, DH मीन्स डिहाइड्रोजनेज।
तो NADMDH एंजाइम यहाँ पे काम कर रहा है और ये NAD मैलेट हाइड्रोजनेज करता क्या है, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का रिडक्शन कर देता है। अब जब रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे NADH इलेक्ट्रॉन देता है और ये कन्वर्ट हो जाता है NAD प्लस में, और ये रिडक्शन से ऑक्सैलो एसीटेट बना लेता है एक 4 कार्बन कंपाउंड, और इसको हम बोलते हैं मैलेट। क्या बोलते हैं? मैलेट। ये जो मैलेट है इसको वैक्यूल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये सारी की सारी रिएक्शन यहाँ पे साइटोसॉल में हो रही है। ये जो पार्ट हमने दिखाया है ये साइटोसॉल है, ये वैक्यूल और ये क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो साइटोसॉल है इसमें मैलेट को फ्री नहीं छोड़ा जाता। उसका कारण ये है कि जो मैलेट है ये एक नेगेटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है पेप्केज एंजाइम के लिए। अगर हम मैलेट को ऐसे फ्री छोड़ेंगे तो मैलेट क्या करता है, पेप्केज एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है। इसीलिए जैसे ही साइटोसॉल में मैलेट बनता है तुरंत इसको वैक्यूल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब ये जो मैलेट है ये वैक्यूल के अंदर, यहाँ वैक्यूल की सरफेस पे V टाइप प्रोटॉन पंप पाए जाते हैं, राइट। और ये V टाइप प्रोटॉन पंप H प्लस को किसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वैक्यूल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो V टाइप जो प्रोटॉन पंप हैं इन्होंने प्रोटॉन को इसके अंदर पंप कर दिया वैक्यूल के अंदर। इस वैक्यूल के अंदर जैसे ही V टाइप प्रोटॉन पंप आते हैं, ये प्रोटॉन्स आते हैं, ये मैलेट के साथ मिलके और ये अब बना लेते हैं मैलिक एसिड। क्या बना लेते हैं? मैलिक एसिड। तो देखिए 4 कार्बन कंपाउंड एक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है कैम पाथवे में। ये जो प्रोटॉन है इसको बोलते हैं V टाइप। वैक्यूल्स के ऊपर जो प्रोटॉन पंप होते हैं इनको V टाइप प्रोटॉन पंप कहते हैं, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ये साइटोसॉल से H प्लस को पंप करते हैं वैक्यूल के अंदर, और ये H प्लस जो हैं ये मैलेट के साथ रिएक्ट करके मैलिक एसिड बनाते हैं, और मैलिक एसिड को रात के वक्त वैक्यूल्स के अंदर स्टोर किया जाता है। क्योंकि रात के वक्त मैलिक एसिड जो है वो बन रहा है और pH जो है वैक्यूल्स की वो डाउन होने लगती है क्योंकि एसिड बन रहा है। इसीलिए रात के वक्त होने वाली रिएक्शन को एसिडिफिकेशंस भी कहते हैं, राइट। अब कभी कभी ये क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है ये आया कहाँ से रात को? तो होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टार्च जो है वो स्टोर होता है। स्टार्च का डिग्रेडेशन होगा, उससे ट्रायोज फॉस्फेट बनता है। ये ट्रायोज फॉस्फेट साइटोसॉल में आता है। साइटोसॉल में इसको फर्दर मेटाबोलाइज करके फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाया जाता है। तो ये तो प्रक्रियाएं जो हमने देखी ये रात के वक्त थी। अब दिन में क्या होता है, देखिए रात को हुआ क्या, रात को हमने मैलिक एसिड को स्टोर कर लिया। मैलिक एसिड जब स्टोर हो रहा है तो pH जो है वो डाउन होगी, इसीलिए एसिडिक जो pH है वो हो जाती है वैक्यूल्स के अंदर। pH डाउन हो रही है और डाउन pH एसिड फॉर्मेशन की तरफ इंडिकेट करती है, इसीलिए रात को होने वाली रिएक्शंस को हम एसिडिफिकेशंस भी कहते हैं। अब दिन के वक्त क्या होता है, दिन में चूँकि स्टोमेटा तो क्लोज हो गए हैं तो यहाँ पे देखिए स्टोमेटा क्लोज हैं, तो डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज। अब स्टोमेटा जो क्लोज हो गए तो यहाँ पे CO2 तो अंदर नहीं आएगी, बट यहाँ पे लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में होगी। लाइट जो रिएक्शन है वो यहाँ पे अकर, तो लाइट रिएक्शन होगी तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ATP और NADPH बनेंगे, लेकिन उसको केल्विन साइकिल चलाने के लिए CO2 की ज़रूरत होती है। अब डे टाइम में देखिए होता क्या है, जैसे ही लाइट वैक्यूल्स के ऊपर पड़ती है तो इस वैक्यूल से जो मैलिक एसिड है, राइट, जो मैलिक एसिड है वो बाहर निकल के आता है और मैलिक एसिड यहाँ पे टूट के मैलेट बना देता है। ये जो मैलेट है
मैलेट को यहाँ पे एक एंजाइम है NADP मैलिक एंजाइम, राइट। ये यहाँ से डिकार्बोक्सिलेशन करेगा। क्योंकि यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन जब होगा तो यहाँ पे दो रिएक्शंस होती हैं, एक तो CO2 निकलेगी और वो CO2 यहाँ पे केल्विन साइकिल के अंदर एंटर हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुवेट में। पायरुवेट के अंदर देखिए, मैलेट के अंदर 4 कार्बन थे, एक कार्बन CO2 के रूप में निकल गया, तो पायरुवेट में कितने कार्बन बचे? 3 कार्बन बचे। ये जो मैलेट है ये यहाँ पे NADP मैलिक एंजाइम की प्रेजेंस में डिकार्बोक्सिलेशन कर रहा है और यहाँ पे होता क्या है, NADP जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है NADPH में। बहुत सारी बुक्स में यहाँ पे NADP मैलिक एंजाइम की जगह आपको NAD मैलिक एंजाइम भी लिखा मिलेगा, वो भी सही है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारी बुक्स ये कहती हैं कि अगर ये रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में हो रही है तो यहाँ पे NADP मैलिक एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन बहुत सारी रेफरेंसेज में आपको ये रिएक्शन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिल जाती है, और अगर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोसॉल इसमें इन्वॉल्व है तो वहाँ पे NAD मैलिक एंजाइम इन्वॉल्व होगा। तो दोनों ही बातें सही हैं। यहाँ पे NADP मैलिक एंजाइम जो है वो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे रिएक्शन में, चूँकि ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को NADP रिसीव कर लेता है और NADP जो है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके वो क्या बना देता है, NADPH बना देता है, ठीक है। उसके बाद CO2 यहाँ पे जो निकली वो CO2 केल्विन साइकिल में एंटर हो गई और केल्विन साइकिल में वो आगे चल के ग्लूकोज बना देती है। ये जो पायरुवेट बना, ये पायरुवेट आगे मेटाबोलाइज होके स्टार्च का निर्माण कर देता है, राइट। और ये स्टार्च क्लोरोप्लास्ट में स्टोर हो जाता है दिन के वक्त में। तो यहाँ पे मैलिक एंजाइम दिन के वक्त में वैक्यूल से निकल रहा है, इसका मतलब वैक्यूल्स के अंदर एसिड कंसंट्रेशन कम हो रही है तो pH यहाँ पे बढ़ेगा और डे टाइम में होने वाली रिएक्शंस को हम डी एसिडिफिकेशंस कहते हैं। तो देखिए हुआ क्या, यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन 2 बार हुआ। रात के वक्त जो CO2 फिक्सेशन था तो वहाँ पे CO2 एक्सेप्टर पैपकेज एंजाइम था, लेकिन दिन के वक्त में जो CO2 एक्सेप्टर था वो RUBP था, क्योंकि केल्विन साइकिल में जब ये CO2 जाएगा तो यहाँ पे RUBP एक CO2 एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। तो सेल्स एक ही है लेकिन डिफरेंट टाइम पे 2 डिफरेंट CO2 एक्सेप्टर एंजाइम एक्टिवेट हो रहे हैं। जो पैपकेज है वो नाइट में एक्टिवेट हो रहा है और जो केल्विन साइकिल में जो एंजाइम इन्वॉल्व है रुबिस्को वो डे टाइम में एक्टिवेट हो रहा है। तो इसीलिए कैम पाथवे को टेम्पोरल CO2 फिक्सेशन पाथवे भी कहते हैं। टेम्पोरल मीन्स टेम्परेरी, डिफरेंट टाइम पीरियड पे। तो यहाँ पे जो डे टाइम है उसमें तो ये पाथवे हो रहा है और नाइट टाइम में जो CO2 एक्सेप्टर है वो पैपकेज है, एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है और वहाँ पे CO2 एक्सेप्टर पैप सबस्ट्रेट होता है। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने जो डिफरेंट टाइम पीरियड जो इश्यू था स्टोमेटा ओपनिंग एंड लाइट रिएक्शन के बीच टाइमिंग इश्यू था उसको सॉल्व किया। हम सेम टाइप का प्रोसेस C4 प्लांट में भी देख रहे थे, लेकिन वहाँ पे कोशिकाएं डिफरेंट थी, टाइमिंग सेम थी। वहाँ पे जो पहला CO2 फिक्सेशन हो रहा था पैपकेज एंजाइम के द्वारा वो मीजोफिल सेल्स में हो रहा था और सेम टाइम पे ही मैलेट को बंडल शीथ में दिन के वक्त ही ट्रांसफ़र किया जा रहा था और वहीं पे दिन के वक्त में बंडल शीथ सेल्स में इसका केल्विन साइकिल ऑपरेट हो रहा था। इसका मतलब वहाँ सेल डिफर हैं, जगह डिफरेंट है, टाइमिंग सेम है C4 प्लांट में, लेकिन यहाँ पे सेल एक ही है, सेम सेल के अंदर ही सारी रिएक्शंस हो रही हैं लेकिन टाइमिंग का डिफरेंस है। तो यहाँ पे कैम पाथवे में दोनों रिएक्शन डिफरेंट टाइम पे हो रही हैं लेकिन एक ही सेल्स में हो रही हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कैम पाथवे की मैकेनिज्म हमने थोड़ा सा यहाँ पे देखा। कैम जो पाथवे हैं इसमें अगर हम
फेज देखें तो इसके अंदर यूजुअली हमें 2 फेज देखने को मिलती हैं। डार्क फेज, चूँकि डार्क फेज मतलब नाइट में होगी, और यहाँ पे चूँकि एसिड फॉर्मेशन हो रहा है तो इसीलिए इनको एसिडिफिकेशन भी कहते हैं। यहाँ पे जो एसिडिफिकेशन है उसमें देखिए हो क्या रहा है, डार्क फेज में मैलिक एसिड बनता है, ठीक है। तो मैलिक एसिड फॉर्म होगा, या फिर मैलेट फॉर्म लिख सकते हैं, या मैलिक एसिड। तो मैलिक जो एसिड है वो फॉर्म हुआ। मैलिक एसिड फॉर्म कहाँ हुआ? वैक्यूल्स के अंदर स्टोरेज किया गया इन वैक्यूल्स, और वैक्यूल्स में भी लार्ज वैक्यूल्स, राइट। अब किसी भी एसिड को वैक्यूल्स के अंदर अगर आप स्टोर करोगे तो ये वहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल साई एस को तो इंक्रीज कर देता है, एंड वाटर पोटेंशियल को ये डिक्रीज कर देता है। अब इनसे क्या होगा वो सारा कुछ हम वाटर रिलेशनशिप में डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर से उन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। दूसरा, यहाँ पे जो पीएच है वैक्यूल्स के अंदर वो इंक्रीज होगी, और पीएच जब इंक्रीज होगी तो इसको एसिडिफिकेशन प्रोसेस इसीलिए कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 एसिड और बनते हैं मैलिक एसिड के अलावा, लिटिल क्वांटिटी में सिट्रिक एसिड, ये हमेशा याद रखना, सिट्रिक एंड आइसोसिट्रिक ये भी बनते हैं। सिट्रिक एंड आइसोसिट्रिक एसिड ऑल्सो फॉर्म। तो नाइट के वक्त ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैलिक एसिड ही बनता है, लिटिल क्वांटिटी में वहाँ पे सिट्रिक एंड आइसोसिट्रिक एसिड भी फॉर्म होते हैं। इसके अलावा नाइट के वक्त जो वी टाइप प्रोटॉन पंप हैं, वी टाइप H+ पंप एक्टिवेट, तो वी टाइप जो प्रोटॉन पंप हैं वैक्यूल्स के अंदर वो एक्टिवेट हो जाते हैं, राइट। नाइट के वक्त जो है वो रुबिस्को जो होता है, राइट, रुबिस्को एक्टिवेट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, नाइट के वक्त रुबिस्को एक्टिवेट नहीं होता, पैपकेज एक्टिवेट, जो पैपकेज एंजाइम है वो एक्टिवेट। तो पैपकेज एंजाइम यहाँ पे नाइट के वक्त एक्टिवेट रहता है, बट रुबिस्को जो है वो एक्टिवेट नहीं होता, रुबिस्को दिन में ही एक्टिवेट होगा, बट रुबिस्को नॉन एक्टिवेट, ये जो है एक्टिवेट नहीं होता, ठीक है। तो ये रात के वक्त जो रिएक्शंस हो रही थी उसको हमने देखा। अब डे टाइम में क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट रिएक्शंस होंगी। डे टाइम में जो मैलिक एसिड है वो कम आउट फ्रॉम वैक्यूल, तो मैलिक एसिड कम आउट फ्रॉम वैक्यूल्स, तो वैक्यूल से मैलिक एसिड बाहर आता है। मैलिक एसिड जब वैक्यूल से बाहर आएगा तो देखिए उससे क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और CO2 निकलेगा। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन अकर, पहली चीज़ तो ये है कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा। दूसरा, यहाँ पे जो एसिड बन रहा था, क्योंकि एसिड अब रात को बना था, रात को स्टोर हुआ था, अब वो बाहर निकल रहा है, इसका मतलब पीएच जो है वो डिक्रीज होती है। दिन के वक्त जो है लाइट फेज में पीएच डिक्रीज होगी, और पीएच डिक्रीज होने के कारण इन सभी फेज, इस फेज को डी एसिडिफिकेशंस भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दिन के वक्त
पैपकेज जो है वो एक्टिव नहीं होगा, पैपकेज नॉन एक्टिव, बट रुबिस्को एक्टिव। अब कौन सा एंजाइम एक्टिव हो चुका है? रुबिस्को एक्टिव हो चुका है। और रुबिस्को के साथ साथ लाइट रिएक्शन भी दिन में होती है, ठीक है। यहाँ पे चूँकि एसिड जो है वो वैक्यूल से बाहर आ रहा है, इसीलिए सॉल्यूट जो पोटेंशियल होता है वो तो डिक्रीज होता है और वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होता है, ठीक है। ये दिन के वक्त जो इफ़ेक्ट है वो ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे जो स्टोमेटा हैं वो क्लोज होते हैं, ठीक है, ये हम देख ही चुके हैं। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो दिन के वक्त होती हैं। अब देखिए, जो कैम पाथवे हैं उसको अनरेगुलेटेड तो नहीं रखा जा सकता, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पाथवे है। तो इसमें एक एंजाइम है जिसको हम बोल रहे हैं पैपकेज, इसके द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। ये पैपकेज एंजाइम, चूँकि हम इसको C4 पाथवे में भी पढ़ चुके हैं, तो पैपकेज एंजाइम क्या करता है, डीफॉस्फोराइलेट स्टेज में इनएक्टिव होता है। मतलब जब इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड नहीं होता तो उस स्टेज को हम डीफॉस्फोराइलेट स्टेज कहते हैं और उस टाइम ये इनएक्टिव होता है। लेकिन अगर इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाए, इसको फॉस्फोराइलेट कर दिया जाए, तो ये एक्टिव हो जाता है। अब इसको फॉस्फोराइलेट करेगा कौन? तो एक प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं पैपकेज काइनेज। इसको हम C4 प्लांट रेगुलेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये पैपकेज काइनेज क्या करती है, ATP का यूज करती है और ये इस पैपकेज एंजाइम के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देती है। तो जैसे इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, ये फॉस्फोराइलेट हो जाएगा और ये एक्टिव हो जाएगा और ये अपनी रिएक्शंस को इनिशिएट कर देता है। लेकिन एक समस्या है यहाँ पर। समस्या ये है कि जो पैपकेज काइनेज है, इसको जब हम C4 प्लांट में डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में ये एक्टिव हो रहा था और डार्क में ये नॉन फंक्शनल हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हम उल्टा कह रहे हैं, कैंप प्लांट्स के अंदर डार्क फेज में तो ये एक्टिव हो जाता है पैपकेज काइनेज और लाइट के अंदर ये नॉन फंक्शनल या इनएक्टिव हो जाता है। तो सेम एंजाइम दो डिफरेंट कंडीशन पे अलग अलग बिहेव कैसे कर सकता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे देखने लायक है। तो देखिए होता क्या है, इन एंजाइम्स को कंट्रोल करने के लिए, पैपकेज एंजाइम को भी कंट्रोल करने के लिए जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं वो C4 प्लांट में तो अलग हैं और कैम प्लांट में अलग हैं। तो उन रेगुलेटरी प्रोटीन के वेरिएशन के कारण यहाँ पे डार्क में पैपकेज एंजाइम काइनेज जो है वो एक्टिव हो जाता है और इसीलिए ये फॉस्फोराइलेशन कर देता है पैपकेज का रात को, और इसीलिए पैपकेज रात को ही एक्टिव होते हैं कैम प्लांट्स के अंदर। जबकि C4 प्लांट में पैपकेज काइनेज लाइट की प्रेजेंस में एक्टिव हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर रेगुलेटरी प्रोटीन जो हैं वो लाइट वाली थी, इसीलिए पैपकेज एंजाइम जब दिन में एक्टिव होता है तो वो पैपकेज का फॉस्फोराइलेशन जो है वो दिन में करता है और इसीलिए वहाँ पे पैपकेज एंजाइम जो है C4 प्लांट में दिन में एक्टिव हो रहा था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? रेगुलेटरी प्रोटीन्स के डिफरेंस के कारण। दिन के वक्त में क्या होता है कि जो प्रोटीन फॉस्फेटेज 2A है ये एक्टिव हो जाता है, राइट, ये ध्यान रखना है। प्रोटीन फॉस्फेटेज लाइट की प्रेजेंस में एक्टिव हो जाएगा और जैसे ही ये लाइट की प्रेजेंस में एक्टिव होगा ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है पैपकेज एंजाइम से, और जैसे ही यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हुआ तो ये डीफॉस्फोराइलेट स्टेज में चला जाएगा और ये इनएक्टिव हो जाता है डीफॉस्फोराइलेट स्टेज में। तो इस तरीके से पैपकेज एंजाइम जो कैंप प्लांट्स में पाया जाता है उसको रेगुलेट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्लांट भी होते हैं जैसे अगेव, क्लूजिया, आइस प्लांट, इनको इंटरमीडिएट प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो ये C3 प्लांट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन अगर इनको लो वाटर एंड हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में रख दिया जाए तो ये कैम पाथवे फॉलो करने लगते हैं, इसीलिए इनको फैकल्टेटिव कैम प्लांट्स भी कहते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको। अब चूँकि यहाँ तक आते आते हम C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट इन तीनों को हम पढ़ चुके हैं। अगर इनमें हम थोड़ा सा कुछ फीचर्स के वेरिएशन को देखें तो यहाँ से कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्रेंज एनाटॉमी,
C3 प्लांट के अंदर क्रेंज एनाटॉमी नहीं पाई जाती, C4 प्लांट के अंदर ही ये देखने को मिलती है। कैम प्लांट्स के अंदर भी क्रेंज एनाटॉमी नहीं देखने को होती। ये क्रेंज एनाटॉमी क्या है ये हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। क्रेंज एनाटॉमी जो है, एक बंडल शीथ सेल्स जो हैं वो वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक लेयर बना लेती हैं, उसी को हम रिंग जैसा अपीयरेंस जो आ रहा है उसी को हम क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। CO2, ATP एंड NADPH का जो रेशियो है तीनों प्लांट में ये डिफरेंट है। एक CO2 को फिक्स करने के लिए C3 प्लांट में 3 ATP लगती हैं, C4 प्लांट में 5 ATP लगती हैं और कैम प्लांट में 6.5 ATP लगती हैं। वहीं एक CO2 को फिक्स करने के लिए NADPH 2 चाहिए, C4 प्लांट में भी 2 चाहिए और कैम प्लांट में भी 2 चाहिए। इसका मतलब कि NADPH जो है एक CO2 को फिक्स करने के लिए तीनों ही कैटेगरी के प्लांट में इक्वल अमाउंट में चाहिए, जबकि सबसे कम CO2 ATP चाहिए फिक्स करने के लिए एक CO2 को C3 प्लांट में और सबसे ज़्यादा ATP चाहिए कैम प्लांट में। इसका मतलब एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे एक्सपेंसिव जो प्लांट है वो कौन है? कैम प्लांट है। कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम, जो कार्बोक्सिलेशन करने वाले एंजाइम है C3 प्लांट में जो हैं वो रुबिस्को होता है मेन, राइट। जबकि C4 प्लांट में 2 कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम पाए जाते हैं। मीजोफिल सेल्स में तो पैप कार्बोक्सिलेज पैपकेज जिनको बोलते हैं, और बंडल शीथ सेल्स में रुबिस्को यहाँ पे कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम की तरह काम करता है। जो कैम प्लांट होते हैं, कैम प्लांट में भी ये दोनों एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन इनकी एक्टिविटी टाइम डिपेंडेंस होती है। डार्क में पैपकेज एंजाइम एक्टिव होते हैं और लाइट प्रेजेंस में या डे टाइम में रुबिस्को एक्टिव होता है। इनिशियल CO2 एक्सेप्टर C3 प्लांट में 5 कार्बन कंपाउंड RUBP होता है, जबकि C4 प्लांट और कैम में इनिशियल CO2 एक्सेप्टर 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है। इनमें कार्बन का भी डिफरेंस है, RUBP में 5 कार्बन है जबकि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में 3 कार्बन है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है C3 प्लांट में 3 कार्बन कंपाउंड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, इसीलिए इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। जबकि C4 एंड कैम प्लांट में 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसीटेट या ऑक्जेलो एसीटिक एसिड बनता है, ये ध्यान रखना है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस के लिए C3 प्लांट जो है वो एक 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में ऑप्टिमम काम करते हैं, ये उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। C4 प्लांट थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करते हैं और इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है 30 to 40 और अबव 40 जो हैं वो कैम प्लांट्स काम करते हैं। CO2 कंपेंसेशन पॉइंट आगे वीडियो लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे, यहाँ सिर्फ इनकी वैल्यू याद रखिए। CO2 कंपेंसेशन पॉइंट की वैल्यू C3 प्लांट में 30 to 70 होती है, C4 प्लांट में 0 to 10 होती है ppm और कैम प्लांट के अंदर 0 to 5 इन डार्क, राइट। इसका मतलब सबसे कम CO2 कंसंट्रेशन पे काम करते हैं कैम प्लांट, उसके बाद C4 प्लांट एंड देन सबसे हाई CO2 कंसंट्रेशन पे कौन काम कर रहा है? C3 प्लांट। फोटो रेस्पिरेशन C3 में नहीं पाया जाता है, C4 एंड कैम में यूजुअली नहीं होता, लेकिन कैम प्लांट में कभी कभी दोपहर के वक्त डिटेक्ट हो जाता है, बट यूजुअली C4 और कैम में होता नहीं है। केल्विन साइकिल C3 प्लांट में अकेले केल्विन साइकिल होता है, जबकि C4 प्लांट में केल्विन साइकिल जो है वो हैच-लैक साइकिल, मतलब जो मीजोफिल सेल्स में CO2 फिक्सेशन पाया जा रहा है उसके साथ यहाँ पे एसोसिएटेड रहता है। कैम जो कैम प्लांट है यहाँ पे भी केल्विन साइकिल पाया जाता है, लेकिन केल्विन साइकिल यहाँ दिन के वक्त होता है और रात के वक्त यहाँ पे हैच एंड स्लैक साइकिल होता है, जिसके कारण एसिड फॉर्मेशन होता है और एसिड के रूप में CO2 को स्टोर करके रख लिया जाता है। तो कहने का मतलब है C3, C4 एंड कैम प्लांट्स में कुछ सर्टेन डिफरेंस हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ से हमने कैम पाथवे की मैकेनिज्म, उसके बाद उसकी जो 2 फेज थी, लाइट फेज एंड डार्क फेज, उनको डिस्कस किया। ऐसी दिक्कतें क्यों आई, कैम प्लांट क्यों इवॉल्व हुए? तो चूँकि स्टोमेटा रात को ओपन होते हैं, तो स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा के कारण इसमें टाइमिंग इश्यू हो रहा था लाइट रिएक्शन एंड केल्विन साइकिल के अंदर, इसीलिए यहाँ पे कैम प्लांट इवॉल्व हुए। और C3, C4 एंड कैम प्लांट के अंदर क्या डिफरेंस हैं वो हमने देखा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से कैम प्लांट एंड सर्टेन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर्स में हम जो अदर टेक्निकल टर्म्स हैं जैसे CO2 कंपेंसेशन पॉइंट, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, राइट, एंड स्टार्च ग्लूकोसिंथेसिस, इनको आगे हम अपकमिंग वीडियोज में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू।